पूर्णिमा की रोशनी में सीधे गया वो हाईवे हल्के नीले रंग से जगमगा उठा था। उसी हाईवे पर एक बुलेट फटफट की आवाज करते हुए तेजी से दौड़ रही थी। बुलेट के हेडलाइट्स की पीली रोशनी आगे की सड़क को जगमगा रही थी। 40 वर्षीय ऋतिक सक्सेना बुलेट पर बैठे थे और उनके पीछे उनका 12 वर्षीय बेटा मयंक उर्फ नुन्नू बैठा था। पापा, हम कब तक पहुंचेंगे? नुन्नू ने पूछा, लेकिन बुलेट की तेज आवाज के कारण उसके पिता वो शब्द सुन नहीं सके। नुन्नू ने ना में अपना सिर हिलाया और अपने पिता के कंधे पर 2 बार हाथ से थपथपाया। वैसे ऋतिक ने बुलेट की आवाज का बटन दबा के ऑफ कर दिया। जैसे ही बुलेट की आवाज बंद हुई, एक वीरान जानलेवा सन्नाटा पसर गया। ऋतिक ने बुलेट के साइड मिरर में पीछे देखते हुए कहा, क्या हुआ नुन्नू, क्या कह रहे थे? ऋतिक ने पूछा, लेकिन नुन्नू की आंखें डर से चौड़ी हो गई थी, क्योंकि बुलेट की आवाज जैसे ही थम गई, इतनी देर से इस वीरान जंगल की शांति से अनजान नुन्नू जंगल की शांति का जहरीला रस उसके शरीर को छूने लगा था। नुन्नू ने पीछे से कुछ नहीं कहा। यह देखकर ऋतिक ने थोड़ी ऊंची आवाज में फिर पूछा, नुन्नू बेटा क्या हुआ, क्या कह रहे थे तुम? ऋतिक ने पूछा। नुन्नू ने अपने पिता की तरफ देखा और कहा, पापा, मैं पूछ रहा था कि घर पहुंचने में कितना टाइम लगेगा। नुन्नू ने ये कहते हुए फिर से जंगल के काले पेड़ों के पीछे छिपे अंधेरे को देखा। तभी उसे लगा कोई अंधेरे में इन पेड़ों के तनों के पीछे छिपा उसे देख रहा है। दूर एक पहाड़ी पर एक नर भेड़िया चिल्लाया। उसके सिर के ऊपर आसमान में पूरा चांद दिखाई दे रहा था। उसी चांद के पास से 4-5 काले पिशाच निशाचर चमगादड़ अपने पंख फड़फड़ाते हुए उड़ रहे थे। ठंडी हवा की लय पर बहते हुए वो आवाज आई, नुन्नू के कानों से टकराई। वो आवाज से वो और भी डर गया। पापा, ये आवाज कैसी है? नुन्नू ने थोड़ा डरते हुए पूछा। नुन्नू, ये जंगल है बेटा, और यहाँ ऐसी अलग अलग अजीब आवाजें आती ही रहती हैं। ऋतिक ने घुघुड़ स्वर में कहा। उसने अपने पैर से बुलेट का दूसरा गियर बदला। उसने धीरे से अपने दाहिने हाथ से एक्सीलेटर दबाया। बुलेट तेजी से चलने लगी। पापा! हाँ बेटा? पापा, मम्मी ने आपको ऐसा क्यों कहा कि ये सड़क अच्छी नहीं है? यहाँ बीच सड़क पर बुलेट मत रोकना। नुन्नू ने बिना समझे अपने पापा को देखा। ऋतिक उसकी बातों पर मजाकिया लहजे में थोड़ा हंसा और बोला, नुन्नू, तुम्हारी मम्मी बहुत डरपोक है। अरे उसे लगता है यहाँ काल का छलावा है। काल का छलावा मतलब? नुन्नू ने बड़े ही उत्सुक, जिज्ञासु लहजे में पूछा। उस पर ऋतिक ने साइड मिरर से मयंक को गंभीरता से देखा और कहा, नुन्नू, हमारी इंसानी सोच से परे एक अनजान अलग दुनिया है जिसे तिमिर कहते हैं। इस दुनिया में अनजान चीजें रहती हैं, जैसे एलियंस की तरह। कहीं बाहर इस तिमिर का दरवाजा धरती पर खुलता है और उस दरवाजे से ये बुरी ताकत इंसानी नस्ल में घुस आती है। ऐसे ही एक बार 1945 में भारत के आज़ाद होने से पहले इस जंगल में तिमिर का दरवाज़ा खुला था और लोगों के मुताबिक यहाँ काल नाम का एक राक्षस छलावा आया था, जो दिन रात आधी रात को यहाँ से गुजरने वाले लोगों को भ्रम दिखाता था और उनके साथ करवाता था। और मैंने सुना है कि यहाँ बहुत एक्सीडेंट होते हैं, और मैंने ये भी सुना है कि वो काल पिशाची राक्षस तुम्हारी उम्र के बच्चों को ज्यादा डराता है, क्योंकि डरे हुए बच्चे का कलेजा उसे खाने में मीठा लगता है। नुन्नू ने जैसे ही अपने पिता के मुंह से ये सुना, डर के मारे उसके हाथ पैर कांपने लगे। उसका दिल सीने में जोर जोर से धड़कने लगा। दिल का दरवाजा पीटने लगा। मुझे ऐसी बातों पर यकीन नहीं है, और तुम्हें भी नहीं करना चाहिए, क्योंकि ये बातें सिर्फ कल्पना में ही सच होती है, बाकी असलियत में ये सब झूठ है। अचानक एक फट की आवाज आई। गाड़ी का पहिया पंचर हो गया। ऋतिक का गाड़ी पर से कंट्रोल फिसलने लगा। गाड़ी का हैंडल हिलने लगा।
पापा संभाल के। नुन्नू जोर से चिल्लाया। ऋतिक ने क्लच दबाया, बुलेट का गियर कम किए, गाड़ी की गति धीमी की और एकदम से पिछला गियर बदला। बुलेट को जोर के साथ ब्रेक लगाया। बुलेट चुईंक जैसी आवाज के साथ वहीं रुक गई। तभी वातावरण में टैंग टैंग भयानक घड़ी की आवाज गूंजी। वो आवाज ऐसी थी जैसे मानो कान के पर्दे फट जाएंगे, सीने में धड़कता दिल कट जाएगा। ऋतिक और नुन्नू दोनों पिता और पुत्र ने अपना सिर दाहिनी ओर घुमाया। ऐसे ही उन दोनों को सामने लोहे की काली सलाखों वाला एक गेट दिखाई दिया। गेट पर सफेद अक्षरों में नाम लिखा था, कोहराम कब्रिस्तान। गेट के अंदर से नींद में सो रहे मुर्दों की कब्रें दिख रही थी, जिनसे धीरे धीरे गहरा रेशमी कोहरा बह रहा था। उस कब्रिस्तान में दूर एक चर्च था, जिसके क्रिस्टल टॉप पर एक बड़ी सी घड़ी लगी थी, जिसमें 12 बजने के मनहूस काले साए के टोल बज रहे थे। क्या हुआ पापा, आपने गाड़ी अचानक क्यों रोक दी? नुन्नू ने डरी हुई आवाज में पूछा। टायर पंचर हो गया है बेटा। तो अब क्या करें? नुन्नू ने थोड़ा डरते हुए पूछा और अनजाने में उसकी नजरें कब्रिस्तान के गेट में घुस गईं और 5 सेकंड के लिए उसकी आंखों ने एक हैरान करने वाला नजारा देखा। उस कब्रिस्तान में एक कब्र के पास गहरे सफेद कोहरे में नुन्नू को एक लड़का दिखा, जो बिल्कुल उसके जैसा दिख रहा था। वही कपड़े पहने हुए, हाफ शर्ट, नीली फुल जीन्स। फर्क सिर्फ इतना था कि उस लड़की की त्वचा ऐसी थी जैसे उसे किसी वैम्पायर ने उसका ब्लड चूस कर पी लिया हो। उसके शरीर की त्वचा दूध की तरह सफेद थी। आंखों के नीचे एक काला कालिख का घेरा था। चेहरा एकदम खाली था, बिना किसी भाव के। वो आकृति एक लाश की तरह खड़ी थी। मैं यहां हूं, तो ये कौन है? नुन्नू ने थोड़ा डरते हुए कहा। उसकी आंखों में अविश्वास भर गया। उसका चेहरा डरा हुआ था, वह स्तब्ध था। ऋतिक ने भी वही वाक्य सुना। क्या तुमने कुछ कहा नुन्नू? ऋतिक की बात पर नुन्नू ने अपने पिता की तरफ देखा और कहा, पापा, वहां एक लड़का है जो बिल्कुल मेरे जैसा दिखता है। नुन्नू ने धीमी आवाज में कहा और कब्रिस्तान की तरफ हाथ दिखाया। अचानक दोनों ने कब्रिस्तान की तरफ देखा। नुन्नू की आंखें आश्चर्य से चौड़ी हो गईं। उसका चेहरा डर से सफेद पड़ गया, क्योंकि जो लड़का कुछ मिनट पहले वहां खड़ा था, वो जगह अब खाली थी। नुन्नू, मैं अभी मजाक के मूड में नहीं हूं बेटा, इसलिए प्लीज ऐसा मजाक मत करो। पापा, मैं कसम खाता हूं, वहां। जैसे ही नुन्नू कुछ और कहने वाला था, ऋतिक ने बीच में कहा, नुन्नू, मैंने कहा ना, ये बात यहीं बंद करो और बुलेट से उतरो। ऋतिक ने गंभीर स्वर में कहा। दोनों गाड़ी से उतरे। ऋतिक गाड़ी के अगले टायर के पास बैठ गया। टायर का मुआयना करने लगा। टायर ट्यूब फट चुका था, पहिया पूरी तरह पंचर हो चुका था। अरे यार, यहाँ कोई मैकेनिक भी नहीं है, अब क्या करें? ऋतिक ने निराशाजनक स्वर में कहा। नुन्नू अपने पिता के पीछे अकेला खड़ा था। तभी उसके कंधे के पीछे से हाथ आया। उस हाथ ने उसके कंधे पर 2 बार थपथपाया और थोड़ा डर कर नुन्नू जल्दी से मुड़ा। लेकिन पीछे पूर्णिमा की रोशनी में जगमगाती सड़क के अलावा कुछ नहीं था। उस सुनसान हाईवे का काला अंधेरा चांदनी की नीली रोशनी में जगमगा उठा। नुन्नू के सीने में जहर की तरह घुस गया। उसके सीने में डर के दांत गड़ा दिए। यहाँ तो कोई नहीं है, नुन्नू ने खुद से कहा और पलटा। तभी उसे एक और झटका लगा, क्योंकि सामने खड़ी उसके पापा की बुलेट और ऋतिक दोनों गायब हो गए थे। पापा, पापा, आप कहाँ चले गए? मयंक जोर जोर से चिल्लाने लगा। अंधेरे में सड़क पर उसके पापा कहीं दिखाई नहीं दे रहे थे। वह एक जगह खड़ा चारों ओर देखने लगा। तभी उसने दूर अपने पापा को खड़ा देखा, लेकिन कितने अलग। उनके शरीर का रंग बर्फ की तरह नीला था। उनकी आंखों में सांपों की तरह हरी आंखें थी।
उनके कान खरगोशों की तरह लंबे थे, वे ऊपर नीचे हो रहे थे। उनके नाखून चांदी के थे, उनके पैर उल्टे हो गए थे। यही तो वो काला छलावा का ध्यान था जिसने ऋतिक का रूप ले लिया। उसने हाथ उठाया, नुन्नू को अपनी ओर आने का इशारा किया और उल्टा ही पीछे चलने लगा। पापा पापा, रुको पापा पापा। नुन्नू अपने पिता को इस तरह पीछे जाते देख रोने लगा और वो उस दिशा की ओर दौड़ा। जो गाड़ी और ऋतिक पहले गायब हो गए थे वो फिर से वहां प्रकट हो गए, मानो नुन्नू की आंखों में दरांती से भ्रम पैदा करके उस छलावे ने ऋतिक को गायब कर दिया था। नुन्नू, नुन्नू, कहाँ जा रहे हो बेटा? ऋतिक जोर जोर से नुन्नू को पुकारने लगे, पर नुन्नू को कुछ सुनाई नहीं दे रहा था। छलावा की मायावी दरांती उसके दिमाग पर चुभने के कारण वो अपने आसपास के अस्तित्व को महसूस नहीं कर पा रहा था। सामने काली कीचड़ भरी डामर सड़क पर ऋतिक के रूप में काल का भ्रम उल्टे कदमों से दौड़ रहा था। नुन्नू जो समझता था कि ये उसके पिता है, वो भी उस भ्रम के पीछे मृत्यु रूपी अपनी मृत्यु के पीछे दौड़ रहा था। नुन्नू के आगे दौड़ती हुई वो आकृति कोहरे में घुस गई और अचानक कोहरे में गायब हो गई। अपने पिता को कोहरे में गायब होते देख नुन्नू अपने चेहरे पर एक भयभीत आंसू भरी अभिव्यक्ति के साथ अपनी जगह पर रुक गया। और उसके बाद जो हुआ वो मानव कल्पना के होश उड़ा देने वाला था। फट फट इस तरह की आवाज करते हुए नुन्नू ने सामने उसके पिता की बुलेट को बाहर आते देखा और उस बुलेट के पीछे नुन्नू बैठा हुआ था। लेकिन वो नुन्नू जैसा नहीं दिख रहा था। उसकी आंखें गुलाबी चमक रही थी, उनमें एक पीला बिंदु था। उसके दांत काले कोयले की तरह थे। उसके खरगोश की तरह काले कान थे जो ऊपर और नीचे हिल रहे थे। ये कुछ और था, तर्क से परे, अंधेरे में पला एक अजीब इंसान के विचारों में फिट नहीं होने वाली ये चीज थी। पापा पापा, मैं यहाँ हूँ, वो एक भूत है, उसे नीचे उतारिए। नुन्नू जोर से चिल्लाया, लेकिन नहीं, उसके पापा ने उसकी आवाज नहीं सुनी। गाड़ी नुन्नू के पास से गुजरते हुए चली गई। नुन्नू फिर से गाड़ी के पीछे भागने लगा। पापा, रुको पापा। नुन्नू हाथ हिलाए रो रहा था और कराहने जैसी आवाज निकाल रहा था। ऋतिक नुन्नू से 40 मीटर दूर खड़ा था। ऋतिक ने इधर उधर देखा, वहां उसके अलावा और कोई नहीं था। तो फिर नुन्नू ऐसे पागलों जैसी हरकतें क्यों कर रहा था? आखिर उसे क्या दिख रहा था? नुन्नू ऋतिक की तरफ दौड़ते हुए आया। वैसे ऋतिक ने उसे दोनों हाथों से पकड़ लिया। नुन्नू, नुन्नू बेटा, तुम किससे बात कर रहे हो? मैं तो यहीं खड़ा हूं, है ना? ऋतिक ने नुन्नू को चिंता भरी नजरों से देखा, लेकिन नुन्नू के चेहरे पर कोई जाना पहचाना भाव नहीं दिखा। उसका चेहरा डर से नहलाने लगा। उसकी आंखें कछुओं की जैसी बड़ी हो गई। उसके दांत किटकिटाने लगे, क्योंकि नुन्नू उसके सामने उसके पिता ऋतिक नहीं थे, बल्कि काल का वेश छलावा था। काला शरीर था, वी आकार का चेहरा था, सफेद दांत थे, सिर पर हरे सिंग थे। उसकी आंखें पीली चमक रही थी, उसमें एक सफेद बिंदु था, जबकि दूसरी आंख में पीलापन था, नीचे लाल धोती थी। क्यों नुन्नू बेटा, पकड़ लिया ना? अब मैं तुम्हारा कलेजा निकाल कर खा जाऊंगा। तुम्हारे डर की गंध से तुम्हारा कलेजा अब मुझे खाने में मीठा लगेगा। काल अपनी भयानक कर्कश आवाज में बोला। नहीं नहीं, मुझे छोड़ दो, मुझे छोड़ दो। नुन्नू ने ऋतिक के हाथ पर मारना शुरू कर दिया। नुन्नू, नुन्नू, क्या हो गया है तुम्हें? ऐसी हरकतें क्यों कर रहे हो? ऋतिक ने सच सच कहा, पर उसकी आवाज नुन्नू तक नहीं पहुंची, क्योंकि नुन्नू को उसके सामने उसके पापा नहीं बल्कि छलावा दिख रहा था। अब मैं तुम्हें मार डालूंगा। उस ध्यान ने फिर हंसते हुए कहा,
नुन्नू ने उस ध्यान के पीछे देखा। ऋतिक की बुलेट उस नकली नुन्नू के साथ सड़क पर धीरे धीरे चल रही थी। लाल बत्ती दिखाए आगे जा रही थी। पापा, पापा मैं यहाँ हूँ, मुझे बचा लो पापा। नुन्नू जोर जोर से चिल्लाने लगा। नुन्नू बेटा, मैं तुम्हारे सामने हूँ, वहाँ क्या देख रहे हो? ऋतिक को कुछ समझ में नहीं आ रहा था कि क्या हो रहा है। नुन्नू सामने देखते हुए भी पीछे क्यों देख रहा है। अंततः ऋतिक ने एक बार पीछे मुड़कर देखा। वैसे ही उसकी आंखों ने पीछे अंधेरे में सीधा जाता हाईवे देखा। लेकिन पीछे मुड़कर देखते ही अचानक ऋतिक को लगा जैसे उसके हाथ में कोई चिपचिपा तरल पदार्थ आ गया हो। और उसने पलटकर सामने देखा तो वही चीज उसके सामने थी। और जो नजारा उसने देखा जिससे वो डर के कांप उठा। डर का जहर उसके पूरे शरीर में, उसकी नसों में, उसकी रक्त वाहिकाओं में, उसके दिमाग के विचारों में फैल गया। क्योंकि उसने सामने जिस नुन्नू को पकड़ा हुआ था अब वो एक 3 फीट लंबा कंकाल, जिन पर नुन्नू के कपड़े थे, और उस कंकाल की खोपड़ी का जबड़ा किन्नर आवाज में हंस रहा था। यह नजारा देखकर ऋतिक डर गया। 2 प्यादे पीछे हट गए। लेकिन अब छलावा ने एक बड़ा दिमागी खेल खेलना शुरू कर दिया। नुन्नू को अब उसके सामने उसके पिता ऋतिक दिखाई देने लगे। पापा, पापा आप यहाँ हैं? नुन्नू खुश हुआ। उसने अपने दोनों हाथ ऊपर उठाए और ऋतिक की तरफ दौड़ने लगा। ऋतिक देख सकता था कि वो कंकाल लाश उसकी तरफ हाथ बढ़ा रही है, किन्नर आवाज में हंस रही है। उसने जो देखा वो डर के मारे जम गया। वो सुरक्षा के लिए इधर उधर देखने लगा और सड़क के किनारे उसे लकड़ी का एक मोटा टुकड़ा दिखा। उसने उसे उठाया और सामने से अपनी तरफ दौड़ रहे ध्यान के सिर के बीच में जोर से मारा। और उसी पल ऋतिक को दर्द से चीखने की जानी पहचानी आवाज सुनाई दी। मम्मी! चौड़ी चौड़ी आंखों से डर, हैरानी, अचरज, बेचैनी, ये सब मिली जुली आंखें ऋतिक ने जमीन पर देखा। नीचे सड़क पर एक खोपड़ी फटी हुई थी। सड़क पर खून की नदी बह रही थी। उस फटी हुई खोपड़ी से आधा दिमाग दिख रहा था और नुन्नू बड़ी बड़ी खुली बेजान आंखों से ऋतिक को देख रहा था। नो! हे भगवान, मैंने ये क्या कर दिया? मैंने अपने ही बेटे को मार डाला। ऋतिक फूट फूट कर बेकाबू होकर रोने लगा। 30 मिनट बाद सड़क के किनारे एक एम्बुलेंस खड़ी थी जिसका सायरन बज रहा था। एक पुलिस जीप किनारे खड़ी थी। जिस जगह उस जीप के कैदी बैठे थे ऋतिक को आरोपी बनाए बैठाया गया था। एक कैमरामैन नुन्नू की बॉडी की तस्वीरें ले रहा था। बॉडी के सामने 2 पुलिस वाले खड़े थे। एक पुलिस वाले का नाम भरवानंद, दूसरे पुलिस वाले का नाम आंडूनाथम। दोनों केरल पुलिस हाई डिपार्टमेंट से थे। भरवा सर, वही हत्या उसी जगह, बस टाइम अलग है, आंडूनाथम ने कहा। आंडूनाथम जी, आप जानते हैं ये सड़क भूतिया है। भला कौन अपने बेटे को मार सकता है? जरूर उस बदतमीज मनहूस छलावे ने हत्या करवाई है। भरवा सर ने तर्क लगाते हुए कहा। जी सर, ऐसा ही होना चाहिए, आंडूनाथम ने कहा। चलो फिर अभी निकलते हैं, बहुत रात हो गई है, वरना कहीं अगला नंबर हमारा ना लगे। भरवा सर बोले। वार्ड बॉय ने बॉडी को स्ट्रेचर से उठाया और एम्बुलेंस में रख दिया। पुलिस जीप और एम्बुलेंस सड़क पर दौड़ने लगी। हवा को चीरते हुए गाड़ी चली जा रही थी। तभी ऋतिक के कानों में नुन्नू की आवाज पड़ी। पापा, पापा! ऋतिक ने सिर उठाया, आवाज की तरफ देखा। उसके निराश चेहरे पर मुस्कान फैल गई, क्योंकि दूर सड़क के बीच में धुंधले कोहरे में नुन्नू दोनों हाथ ऊपर उठाए ऋतिक को पुकार रहा था। पापा, आओ ना मेरे पास, मुझे यहाँ अकेला अच्छा नहीं लग रहा है। हाँ बेटा, मैं आ रहा हूँ, रुको बेटा, मैं आ रहा हूँ। ऋतिक के सिर पर जैसे कोई असर हुआ हो। वो स्वीकार नहीं कर पा रहा था कि उसका बेटा मर चुका है।
ऋतिक ने जल्दी से पुलिस जीप का पिछला दरवाजा खोला। कांस्टेबल ने उसे देखा। साहब नहीं, रुके। कांस्टेबल ऐसा कहता ही है कि अगले ही पल ऋतिक सड़क पर कूद गया और एक पल में नजारा बदल गया। ऋतिक ने अपने सामने एक गहरी खाई देखी, क्योंकि कार घाटी से गुजर रही थी और ऋतिक सड़क पर नहीं बल्कि घाटी के गहरे काले अंधेरे में कूदा था। और थोड़ी दूर पर वो काल का छलावा खड़ा था, कंधे उचकाते हुए जोर जोर से हंस रहा था। छल छला ला ला ला, छल छला ला 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 ला। छलावा ध्यानपूर्ण स्वर में गाते हुए बोला,